हमारे पेपर में पूछा जाता है, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बायोलॉजी खत्म कर देंगे। सबसे पहला जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ा था कि बच्चों वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, हम उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। एक जीव को जीने के लिए बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है, जैसे उन्हें पोषण खाना पड़ता है, श्वसन सांस लेना पड़ता है, परिवहन उसके शरीर में बच्चों ब्लड सर्कुलेशन होता है, उत्सर्जन जो हानिकारक पदार्थ है शरीर से बाहर निकालना है। तो वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, हम उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या सही है? क्या याद है आपको? जल्दी बताओ। सिर्फ यस यस लिखते चलना, हाँ भैया जैव प्रक्रम का मुझे पता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि पोषण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? पोषण क्या है? पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करना ही पोषण होता है। कहते हैं वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, हम उन्हें पोषण कहते हैं। पोषण में दो चीज है, सिर्फ खाना पोषण नहीं है, खाने के बाद उसका उपयोग करना भी पोषण है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। लिख दोगे तो यस यस लिखकर भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है? बच्चों हम स्वपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं कहते हैं स्वपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे और शैवाल। बच्चों बच्चों परपोषी या इसी को विषम पोषी भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं? परपोषी को ही विषम पोषी भी कहा जाता है। विषम पोषी हम उन्हें कहते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, हम उन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य को देख लो और बहुत सारे ऐसे जीव हैं, उन्हें देख लीजिए। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है, तो क्या आप बता पाओगे? जल्दी बच्चों बताओ। हाँ गुरुजी बता पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है? मेरे बच्चे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके लिए समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो बच्चों भोजन बनाने की एक विधि है, तो हम लिखेंगे, हम उत्तर क्या लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की वह विधि है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 लेते हैं, भूमि से खनिज लवण एवं जल ग्रहण कर अपना भोजन तैयार करते हैं। इसके लिए जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है, जो नीचे लिखा गया है, 6CO2 प्लस 12H2O, ऊपर में सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल। हमारा जो बना है वो बना है ग्लूकोज, प्लस में ऑक्सीजन, प्लस में जल। ये हमारा समीकरण है। हम उम्मीद करते हैं, हम यकीन करते हैं कि आप सभी लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते होंगे। हमने इसके और भी परिभाषाएं पढ़ाए हैं कि प्रकाश संश्लेषण उस मूलभूत प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। समझ गए बच्चों? जल्दी से प्यारा सा दिल भेजना कि हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी समझ गए हैं। टाइम पढ़ने में कितना अच्छा लगता है रे, आज बहुत महसूस हो रहा है मुझे, बड़ा प्यारा लगता है पढ़ने में। अगला सवाल है, अगला सवाल ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ के नाम लिखें। कौन कौन से आवश्यक पदार्थ हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए जो चाहिए? सबसे पहला क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए? हमारा क्लोरोफिल चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल एवं खनिज लवण चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। आप इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं। ये चार चीजें हैं जो बहुत आवश्यक हैं, जो हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सजीव के मुख्य चार लक्षण को लिखें। पेपर में कई बार सवाल पूछा गया है कि अगर कोई जीव सजीव है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। गुरुजी सजीव के लक्षण, पहला है कि उसमें गति होगा, उसमें कुछ ना कुछ गति देखने को मिलेगा, उसमें श्वसन की क्रिया होगी, प्रजनन की क्रिया होगी, और सबसे मुख्य है उसमें वृद्धि एवं विकास होगा। ये सभी सजीव के लक्षण हैं। उनमें गति होनी चाहिए, उनमें श्वसन होना चाहिए, उसमें प्रजनन होना चाहिए। बताओ दुनिया के कोई भी ऐसे जीव जो सजीव हैं, क्या उसमें बच्चों श्वसन होता है? हाँ या ना बताओ, यस और नो। बिल्कुल होता है, 100% होता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए मेरे विद्यार्थी जी, एक बच्चे ने लिखा है आपने जो लाइव टेस्ट लगाया है कहाँ मिलेगा गुरुदेव, बता दीजिए। ठीक है, नहीं मिल पा रहा है आपको, मैं एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि लाइव टेस्ट कहाँ मिलेगा।
पहले हम लोग क्लास देख लेते हैं, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देख लेंगे। समझ गए मेरी बात को? यस और नो? अभी हमारा फोकस किस पर होना चाहिए बताओ सही बच्चे? अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लास में होना चाहिए। क्लास करने के बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उस पर बात करेंगे। अगला सवाल है बच्चों कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं? बच्चों मान लो कि यह एक वस्तु है, यह एक वस्तु है और यह वस्तु सजीव है या निर्जीव है, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो कहते हैं, ध्यान दीजिए, यदि कोई वस्तु सजीव है तो उनमें सजीवों के लक्षण होंगे, जैसे वह पोषण करता होगा, उनमें वृद्धि होती होगी, उनमें श्वसन होता होगा, उनमें उत्सर्जन होता होगा, उनमें जनन होता होगा इत्यादि। ये सभी प्रोसेस को, इन सभी चीजों को अगर हम देखेंगे, क्या यह पोषण करता है? हाँ गुरुजी। क्या इसमें वृद्धि हो रही है? हाँ गुरुजी। है ना? क्या ये श्वसन करता है? हाँ गुरुजी। तो ये सब देख करके हम बता पाएंगे कि कोई वस्तु सजीव है अथवा नहीं है। बच्चों अगले, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्या आपको पता है कि पौधे ये आवश्यक कच्चा जो सामग्री है ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो याद रखना, सबसे पहले ही बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे सबसे पहले CO2 कहाँ से लेते हैं? CO2 वायुमंडल से, नंबर एक जल जना जड़ द्वारा मिट्टी से, उसके बाद प्यारे बच्चों सूर्य का प्रकाश, प्रकाश को सूर्य से प्राप्त करते हैं, और आगे लिखा है पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पहले से विद्यमान रहता है। तो कौन सी चीज कहां से प्राप्त करते हैं? क्या आप ये पेपर में लिख दोगे? इसको अगर आप ये बना के लिखोगे पॉइंट तो और अच्छा होगा। सर नहीं समझे कैसे? पॉइंट में ऐसा लिखना कि भाई CO2 डैश दे करके वायुमंडल से, डैश दे करके वायुमंडल से, उसके बाद में जल H2O मेरे बच्चे जड़ से, है ना, जड़ से, उसके बाद जड़ द्वारा मिट्टी से, है ना, जड़ द्वारा मिट्टी से। अगर ऐसे पॉइंट देके लिखेंगे ना बहुत नंबर मिलेगा अच्छे से। उसके बाद में बच्चों सूर्य का क्या लिखा है? प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश बच्चों, सूर्य से तो सूर्य से, है ना, सूर्य से, इस तरह से लिखेंगे पॉइंट देके तो आपको और भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हो जाएगा? तो प्लीज प्लीज दिल बनाकर फटाफट भेजो कि गुरुजी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल है बच्चों कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम और उसके क्या क्या काम होते हैं? बच्चों मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कर्तनक, दूसरा होता है भेदक, फिर होता है अग्र चवर्णक और फिर होता है चवर्णक। तो 4 तरह के दांत होते हैं। अंग्रेजी वाले इंसाइजर के, उसके बाद केनाइन, प्री मोलर और मोलर होते हैं। बच्चों कर्तनक का जो काम होता है समझेंगे, यह भोजन को कुतरने या काटने में काम देता है। नेक्स्ट है भेदक, यह बच्चों चीरने या फाड़ने में काम देता है। ये काटता है, ये फाड़ता है। अग्र चवर्णक का काम होता है यह भोजन को चबाने में मेरे बच्चे, और चवर्णक का काम होता है यह चबाने और पीसने में काम देता है। तो ये काम भी आप लोग समझ गए होंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से। नेक्स्ट है बच्चों हमारे अमाशय यानी हमारे पेट में अम्ल की क्या भूमिका है? बच्चों हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमारे पेट में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है ना, जल्दी बताओ। सर आप क्लास 12th में जिस प्रकार पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाइए। भाई मेरे क्लास 12th में मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूँ, वहां मैं हिंदी और मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? प्लीज नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, आप पढ़ने पे कोशिश कीजिए। हमारे पेट में HCl होता है, और क्या इसका काम होता है आपको बताना है कि हमारे पेट में मुख्य रूप से HCl पाया जाता है, उसका क्या रोल है ध्यान दीजिए। मैं कुछ बच्चों से बहुत परेशान हूँ, वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। अगर आपको कोई चीज पढ़ना है तो मेरे YouTube पर मैंने पहले पढ़ा रखा है। आपको जो भी पढ़ना है आप एक बार सर्च मार के तो देखिए, आपको क्या पढ़ना है बताइए, क्या पढ़ना है? कोई ऐसे बच्चे हैं है ना, मुझसे सामना कीजिए, आपको क्या पढ़ना है बताओ। मैथ का अस्पताल पढ़ना है, आप सर्च मारिए मैथ का अस्पताल बाय संजय सर। मैंने मैंने पिछले साल पढ़ाया है, आप उसको पढ़ लीजिए। और बताओ क्या पढ़ना है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे हिम्मत करके लिखिए आपको क्या पढ़ना चाहते हैं आप मुझसे। ये बहुत गलत चीज है, हर चीज लाइव पढ़ेंगे, हर चीज लाइव पढ़ेंगे, हर चीज लाइव नहीं पढ़ सकते आप। आपको क्या पढ़ना है मुझे बताइए, हिम्मत करके बताइए क्या पढ़ना है आपको। संस्कृत का 750 प्लस सीरीज पढ़ना है, आप सर्च मारिए संस्कृत 750 सीरीज बाय संजय सर, आप वहां से पढ़ सकते हैं भैया। अभी टॉपर वेरिफिकेशन होगा ना आप लोग के रिजल्ट आने से पहले, आप देखना मैं टॉपर वेरिफिकेशन में वहां बच्चों से मैं पूछूंगा। हर टॉपर स्टूडेंट ये कहेंगे कि मैं आपके रिकॉर्डेड वीडियो देखता था। रिकॉर्डेड क्या पढ़ना है बताओ? हिंदी का हॉस्पिटल, हिंदी का हॉस्पिटल होता ही नहीं है।
जो चीज एग्जैक्ट एग्जिस्टेंस, मतलब जो मेरे बच्चे जो चीज है ही नहीं वो चीज आप क्यों बोलोगे, जो होता ही नहीं है। संस्कृत व्याकरण का क्लास सर्च मारिए, संस्कृत व्याकरण ऑब्जेक्टिव बाय संजय सर, आपको जो पढ़ना है वो मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। जो बच्चे रिकॉर्डेड वाले होंगे वो लोग बोलो कुछ भी पढ़ना है, क्या मैंने पहले पढ़ा रखा है, बोलो यस और नो। मेरे बच्चे हर चीज लाइव नहीं पढ़ सकते आप, एक इंसान है बच्चों हम लोग, है ना। लॉन्ग आंसर सर, सर्च मारो ना क्या पढ़ना है, मारो सर्च मारो, मैथ के लॉन्ग आंसर, साइंस के लॉन्ग आंसर, जो भी मारोगे वो सब मिलेगा। कुछ भी आप सर्च मार करके यूट्यूब पर बस मेरा नाम लगा देना आगे, आपको मिल जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं। ये बुद्धिमान बच्चे होते हैं। कमेंट करने वाले बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते हैं, वो सिर्फ बहकाने आते हैं बच्चों को। तो पूछा गया है हमारा कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। अमाशय के जठर ग्रंथि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है, जो भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। यह एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो बच्चों मुख्य रूप से आपने देखा कि इन्होंने, इनका जो मुख्य रूप से काम है, यह जो भोजन में हमारा हमारा जो पेप्सिनोजेन होता है उसको पेप्सिन में बदलता है, पहला काम, एक पॉइंट। दूसरा बच्चों ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उन सबको मार देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है ना, लिख पाओगे, जल्दी से बताओ। यस गुरुजी। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसकी क्या भूमिका है। अब आपको बतानी है जो पीत होता है बच्चों उसकी क्या भूमिका होती है। तो कहते हैं पीत गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, गाढ़ा है हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 8.9 होता है, जो जो मेरे बच्चे यकृत से स्रावित होता है। बच्चों इसके मुख्य काम क्या है, पाचन में इसका मुख्य रोल है। पीत जो है अम्लीय कायम को समाप्त कर उसे क्षारीय बनाता है, ज्यादा अगर पेट में अम्लता हो उसको क्षारीय बना देता है। पीत के लवणों लवणों जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम, है ना, क्या लिखा है, टोटोक्लेट, भोजन के जटिल वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण कर देते हैं, जिससे भोजन के वसा का पाचन होता है। तो बच्चों पहली बात आप हम समझेंगे, ये क्या करता है कि भोजन के जो जटिल अणु होते हैं उसको क्या करते हैं, उसका विखंडन करते हैं, उसके छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, उसका पाइसीकरण, उसको एकदम महीन महीन कर देते हैं, है ना। और अम्लता को, मेन है अम्लता को कम करता है, और भोजन को मेरे बच्चे विखंडन एवं पाइसीकरण करता है। समझ गए ना, ये 2 पॉइंट आपको लिखना है, 2 पॉइंट आप लोग को लिखना है, बोलो यस और नो। यस गुरुजी, यस यस। तो बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है ना, पाचक एंजाइमों का क्या काम है। जो पाचक एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम हमारे पेट में पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। पाचक एंजाइम पूछा है, तो पाचक एंजाइम क्या होगा, पचाने में मदद करेगा। तो कहते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कि पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में बदलकर घुलनशील बनाता है, ताकि इनका आसानी से पाचन हो सके। तो पाचक एंजाइम का काम है जो जटिल रूप है भोजन के उसको सरल रूप में कन्वर्ट करना। जैसे बच्चों कार्बोहाइड्रेट का, है ना, माल्टोज में बदलना, ये काम होता है पाचक एंजाइम का। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्या परिभाषा है। आप सब लोग जानते हैं कि श्वसन में क्या है, हम पहले ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, फिर वहां फिर क्या होता है मेरे बच्चे, वह ऑक्सीजन वहां पहुंचकर क्या करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2 H2O एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। बच्चों ये हमारा श्वसन है, ध्यान दीजिएगा। श्वसन से क्या मिलता है हमें, कमेंट बॉक्स में बताना, श्वसन से क्या मिलता है, अगर टाइम है तो एनर्जी मिलता है। कैसे, तो बच्चों हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन ग्लूकोज के तक पहुंचता है और ग्लूकोज का वहां ऑक्सीकरण होता है। देखो जब हम पूछने लगे तो एक भी बच्चे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्यों नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको सच्चाई पता चल गई। आपको जो पढ़ना है आप यूट्यूब पे सर्च मारो, आपको 100% मिलेगा। सर उर्दू के विषय में, हाँ, दिशा उर्दू क्लासेस में उर्दू के सारे लेक्चर्स रखे हैं, आप जाकर वहां से उर्दू पढ़ सकते हैं, वहां से पढ़ लीजिए। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन को पहले ग्रहण करते हैं और वह ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है, और जहां पर बच्चों कोशिका का ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीकरण होता है, मैं माफ कीजिएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और होने के बाद CO2 H2O एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। कहते हैं बच्चों मछली, मच्छर, केचुआ, है ना, मछली है, मच्छर है, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग कौन से हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला अगर हम देखें तो क्लोम या गिल्स, ये बच्चों किसका है,
ये मछली का है ना, मछली का है। बात करते हैं बच्चों मच्छर कहाँ से श्वास लेती है, तो मच्छर ट्रेकिया से। कहते हैं केचुआ कहाँ से, तो त्वचा से। और मनुष्य कहाँ से, फेफड़ा से। तो सबके श्वसन अंग बताने हैं, ये तो बहुत हल्का चीज है जो आपको पता होगा कि मछली का श्वसन अंग क्लोम या गिल्स होता है, मच्छर का श्वसन अंग ट्रेकिया होता है, केचुआ का श्वसन अंग त्वचा होता है, मनुष्य का हमारा फेफड़ा होता है। कहते हैं श्वसन और दहन में अंतर बताइए। बच्चों श्वसन और दहन में क्या बताइए, अंतर बताइए, दो अंतर लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में अगर हम दो अंतर लिखें तो पहली बात है बच्चों कि श्वसन एक जैविक रासायनिक क्रिया है। इसमें पादपों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, माफ कीजिएगा, इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है श्वसन में, और यह एक नियंत्रित क्रिया है, यह कम ताप पर होती है। बच्चों दो अंतर पूछा है, पर यहां तो मुझे लगता है चार मैंने लिख दिया है। श्वसन के बारे में लिखा है कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, इसमें पदार्थों का धीमी गति में ऑक्सीकरण होता है, इसमें जो ऊर्जा बनता है वो एटीपी के रूप में रहता है, और यह एक नियंत्रित क्रिया है और कम टेम्परेचर पे होता है। जबकि दहन की बात करें तो दहन के विषय में पढ़ेंगे, तो दहन में क्या होता है, यह एक अजैविक क्रिया है, इसमें तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में इसमें ऊर्जा जो है प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है, और यह एक अनियमित क्रिया है जो उच्च टेम्परेचर पर होता है। तो बच्चों अगर कभी पूछा जाए श्वसन और दहन में अंतर लिखना, तो क्या आप लिख पाओगे श्वसन, तो बच्चों ये तो जीव में होता है ना, श्वसन जीव में होता है, इसलिए यहाँ पर जैविक क्रिया लिखा गया है। श्वसन तो किसी न किसी जीव में होता है, निर्जीव में थोड़ी होगा। हाँ, अगला है, इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है श्वसन में, जबकि दहन में बच्चों बहुत तेजी से कोई चीज जलता है। आगे हमने पढ़ा इस क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, पर वहां पर प्रकाश और ताप के रूप में होता है। यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम टेम्परेचर पर होता है, वह अनियंत्रित क्रिया है, अधिक टेम्परेचर पर होता है। मेरे बच्चे आगे लिखा गया है, गुरुदेव 2025 का तांडव का क्वेश्चन से सही बोले ना सर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सारा क्वेश्चन आप 25 में भी किए हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि हमने ये सवाल 25 में नहीं करवाए हैं, 25 में करवाए हैं, 24 में करवाए हैं। हमारा बुक सेम है, सिलेबस सेम है। तो ये बात आप जितना जल्दी समझ लीजिए, जो भी आपको पढ़ना है ना। सर ये लोग पागल हो गए हैं सर, वो पढ़ते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चों, मैं देखो मेरा क्या मानना है कि हर वो चीज, मेरी बात को सुनो, आ जाओ मुझसे आंख मिलाकर बात करो, मेरी बात को सुनो। हमारा सिलेबस चेंज नहीं है, हमने हर चीज पहले पढ़ा रखा है। आपको जो भी मन में आपके मन में आते हैं, आप देखो आपसे पहले भी आपके छोटे भाई बहन थे, उनके मन में भी आया होगा, उसके पहले भी जो कुछ भी आपको चाहिए वो उनके मन में आया होगा, वो सभी कमेंट करते थे और सब कुछ पहले से पढ़ा रखा है। तो बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना कुछ सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरा किया है, हाथ उठाकर बताओ। अब बताओ, अब यहाँ पर 11,000 बच्चे लाइव हैं, क्या 11,000 बच्चे ही दिशा से पढ़ते हैं? नहीं, दिशा से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लाख से भी ज्यादा है। तो आप इस बात को मानिए कि बाकी जो स्टूडेंट हैं वो उस चीज को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं बताओ, कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कवर किया है? भाई ऐसे हर चीज टीचर लाइव पढ़ाए, है ना। हम पढ़े हैं सर, हम पढ़े, हाँ। यह बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपना रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सिलेबस कवर किया है, और यही एक सही तरीका है। मैं एक ऐसा शिक्षक हूं जो, सॉरी, मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं, जब हम स्टूडेंट थे, जब कॉम्पिटिटिव की तैयारी हम लोग करते थे, कंपटीशन की तैयारी, मैंने आज तक किसी शिक्षक को लाइव पढ़ाते हुए 10 मिनट से ज्यादा नहीं देखा है। 10 मिनट से ज्यादा आज तक मैंने किसी भी शिक्षक को लाइव पढ़ाते नहीं देखा है, क्योंकि मैं लाइव देखता ही नहीं था कभी, मैं हमेशा रिकॉर्डेड देखता था। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे गुरु नहीं हुए जीवन में? क्या मैंने तैयारी नहीं की? मेरे गुरु भी हुए, मैंने तैयारी भी की, लेकिन लाइव मैंने नहीं पढ़ा कि मुझसे नहीं होता था। मेरी टाइमिंग, मैं टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड देखता था चीजों को, समझो मेरी बात को, ठीक है। तो प्लीज कमेंट नहीं बच्चों। नेक्स्ट लिखा है किण्वन, है ना। किण्वन क्या है, यह इसका एक समीकरण बता दो। तो बच्चों लिखा गया है किण्वन के में, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
है ना। लिखा गया है कि किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का भी निर्माण होता है। मेरे बच्चे नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला है, इसका ऐसे मैंने समीकरण भी किण्वन का बताया था। क्या होता है, ये अवायवीय शोषण होता है ना। किण्वन क्या है बच्चों, है ना। अच्छा, ये जो किण्वन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन के बच्चों कम मात्रा में होता है। तो अनुपस्थिति में, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। नोट्स में अपडेट मैंने नहीं किया है, नोट्स में मुझे अपडेट करना चाहिए था, है ना। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे अगला लिखा गया कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर लिखें। अभी क्या है ना, शॉर्ट क्वेश्चन को भी लॉन्ग में पूछ लेता है, तो कौन कौन से बच्चे लिख देंगे। तो पहले वायवीय शोषण वाले भाग में क्या क्या लिखेंगे, तो यहाँ निम्नलिखित अंतर है, ये तो लिखना ही है। साथ में वायवीय शोषण वाले भाग में यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है पहला, तो अवायवीय में लिखेंगे कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वहां लिखेंगे पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है ना। तथा CO2 एवं जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बच्चों, वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव में एवं द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वहां लिखना है कि बच्चों वहां पर जो चरण है वो पूरा कोशिका द्रव में ही होता है। वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वहां लिखना है अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे बच्चों अवायवीय शोषण ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय शोषण में लैक्टिक अम्ल का निर्माण भी होता है। अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है। अवायवीय शोषण में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है, या फिर आप लिख सकते हैं इसमें 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि यहाँ हमारी 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, आप ये भी दर्शा सकते हैं। बच्चों हो जाएगा तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजो, गुरुजी हो जाएगा। जितना जल्दी आप लोग पढ़ोगे मैं अधिक से अधिक क्लास ले पाऊंगा, इसके बाद भी क्लास ले पाऊंगा जल्दी, है ना। कहते हैं कि बच्चों श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, तो श्वसन बच्चों, श्वसन की परिभाषा लिख देंगे पूरा। श्वासोच्छ्वास क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो बच्चों श्वासोच्छ्वास अलग चीज है, सिर्फ सांस लीजिए और सांस को छोड़िए, इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और श्वसन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन बच्चों हमारे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, वहां ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड और बच्चों जहां से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल का निर्माण होता है। यह है श्वसन की परिभाषा। तो मैंने श्वसन पहले ही पढ़ा दिया है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। लिखा गया है श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां पर ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2 H2O एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। श्वासोच्छ्वास में मनुष्य में श्वास लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प क्यों बनता है, मैंने बताया है बच्चों, क्योंकि जब हम अधिक दौड़ते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन पूरी मात्रा में, जब हम दौड़ते हैं ना तो श्वास नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में शरीर तक नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्रैम्प बनते हैं और बच्चों हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होता है। ये मैंने बताया है बच्चों। तो हमें लिखा है, ध्यान देना, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन तथा पानी का अभाव हो जाता है, जिस अनुभूति होती है तथा शरीर में क्रैम्प बनने लगता है। क्या आप लोगों ने तैयार कर रखा है, हाँ बताओ, हाँ बताओ। यस गुरुजी। अगला सवाल है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट VBI सवाल है। जाइलम फ्लोएम में अंतर लिखेंगे, हम 2 पट्टी में बांटेंगे, ऐसे मैंने अलग अलग यहाँ पर लिखा है। जाइलम में लिखेंगे इससे कोशिका मृत होती है, वहां लिखेंगे जीवित होती है। यह जल एवं घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, वहां लिखेंगे वह भोजन का परिवहन करता है। इसमें जल एवं घुलित खनिज लवण का बहाव ऊपर की ओर होता है, वहां लिखेंगे कि इसमें बच्चों वहां लिखेंगे कि वहां पर ऊपर नीचे दोनों दिशा में होता है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फ्लोएम में इसकी कोशिका जीवित होती है। यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर नीचे दोनों दिशा में करती है। मेरे बच्चे यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे यह जल संवहन उत्तक है, यहाँ लिखेंगे बच्चों यह एक संवहन है ना, यह एक संवाहक है ना, यह एक संवाहक उत्तक है, संवाहक उत्तक है। मेरे बच्चे यहाँ पर भी लिखेंगे कि यह भी एक संवाहक उत्तक है, यह भी एक संवाहक उत्तक है। यहाँ लिखेंगे इसमें चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं, इसमें चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं, नालिकाएं पाई जाती हैं। और जबकि यहाँ लिखेंगे बच्चों इसमें चालनी नालिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसमें चालनी नालिकाएं
चालनी नालिकाएं नहीं पाई जाती हैं। समझ गए मेरे बच्चे? तो जल्दी से बताओ। हाँ गुरुदेव लिख पाएंगे? फटाफट से बताओ। जब आप लोग बताते हो ना, हाँ लिख पाओगे, तो हमें एनर्जी मिलती है ना, हमें एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है ना, हमें एनर्जी मिलती है ना।